हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी के जो पात्र हैं जितने भी, उनकी एक सूची तैयार करना है। उसने कहा था कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और उनका कौन सा पोस्ट है। तो सबसे पहले बात कर ले लहना सिंह की। तो लहना सिंह रेजिमेंट का जवान है। वजीरा सिंह जो है ये रेजिमेंट का जवान भी है और पलटन का विदूषक भी है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि पलटन का विदूषक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन है, तो वजीरा सिंह है। अगला क्वेश्चन है हजारा सिंह कौन है, तो ये रेजिमेंट में सूबेदार है और सूबेदारनी है। जो सूबेदार जो हजारा सिंह है इसकी पत्नी का नाम, और वो वही सिख लड़की है जो कि बचपन में लहना सिंह से मिली थी, वही आज बड़े होकर के सूबेदारनी बन गई है, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह से उसकी शादी हो गई है। अगला है बोधा सिंह, और बोधा सिंह कौन है, तो ये हजारा सिंह और सूबेदारनी के बेटे का नाम है बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम। लपटन साहब जो कि रेजिमेंट के ऑफिसर के बेस में है। कीरत सिंह जो कि लहना सिंह का भतीजा है। और लास्ट है अत्तर सिंह जो कि सिख लड़की का मामा रहता है। ये जो लहना सिंह अपने मामा के यहाँ जाता है और वो जो सिख लड़की रहती है अपनी मामा के यहाँ जाती है, तो इस सिख लड़की के मामा का नाम क्या रहता है, तो अत्तर सिंह रहता है। तो ये सभी उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। इन सबको अच्छे से अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन से पक्के हो जाएंगे। कैसे? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में लघु उत्तरीय में पूछा गया तो 2 नंबर आपके इस तरह से आ सकते हैं। अगर नहीं भी पूछा गया तो इसमें से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे ही। ये जो देख रहे हैं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा वजीरा सिंह कौन था, तो याद रखिएगा पलटन का विदूषक था। पूछा जाएगा आपसे कि बोधा सिंह कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। इस तरह से आपको याद रखना है। कीरत सिंह कौन है, या पूछा जाएगा लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, तो कीरत सिंह। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में ये पूछा ही जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लेते हैं तो ये फिक्स है कि इससे आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर लघु उत्तरीय में पूछ लिया ये क्वेश्चन तो यानी आपके 5 से 6 नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन को याद करने से पक्के हो जाएंगे। तो इस सब का नाम आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो दिनकर जी जो है इनका निधन कहां पे हुआ था और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो एक दिन दिनकर जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। वहां दिनकर जी से गंगा बाबू भी मिलने आए थे। वहां दिनकर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न दिख रहे थे। एक दिन अचानक रात को उनको दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट के अंदर उनको बिल्डिंग के नर्सिंग अस्पताल होम में पहुंचा दिया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ याद करने जैसा खास है नहीं। बस आपको एक बिल्डिंग का नाम याद रखना है, बिल्डिंग के नर्सिंग होम, इतना बस आपको याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि निधन कहां पर हुआ था और किन परिस्थितियों में हुआ था दिनकर जी का निधन, तो याद रखना है बिल्डिंग के नर्सिंग होम में। तो दिनकर जी जो थे एक दिन अपने दो मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ गए थे। वहीं पर उनको एक दिन दिल का दौरा पड़ा, और दिल का दौरा जैसे ही पड़ा उनको 3 मिनट के अंदर, दिल के दौरा पड़ने के 3 मिनट के अंदर ही उनको अस्पताल में, जिस अस्पताल का नाम था बिल्डिंग के नर्सिंग होम, इस अस्पताल में पहुंचा दिया गया। लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर हर कोशिश किए, हर मुमकिन कोशिश किए उनको बचाने की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर याद रखेगा। बस एक ही वर्ड आपको याद रखना है कि दिनकर जी का निधन कहाँ, तो बिल्डिंग के नर्सिंग होम में। बाकी तो आप लोग खुद से बना करके अपनी भाषा में लिखी दीजिएगा एग्जाम में। बस आपको जो समझा रहे हैं बस वो समझिए कि आपको किन परिस्थितियों में हुआ था, वो समझिए। बस नाम याद रखिएगा, बिल्डिंग के नर्सिंग होम। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। मालती कौन है, तो मालती जो है ये रोज कहानी की नायिका है। और रोज कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञे हैं। तो रोज कहानी की जो नायिका है मालती, अगर आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे तो जो मालती है ना उसका संपूर्ण जीवन, उसका घर के वातावरण आपको किस तरह का लगा, वही आपको लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है। समझ गए? तो मालती का जो घर था ना ये नीरस और उबाऊ टाइप का था। उसमें कहीं भी ताजगी या प्रसन्नता नहीं थी। मालती में युवती वाला रस भी नहीं था। वो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट थी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मालती जो थी उनका, उसका जीवन आप लोगों को कैसा लगता है, उसका घर का वातावरण आपको कैसा लगता है। तो याद रखना है कि मालती के घर में कोई खुशहाली थी नहीं, नीरस और उबाऊपन का टाइप का था। मालती में युवती वाला रस भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कई बार उसका बच्चा जो है रोता रहता था, लेकिन मालती उसको चुप नहीं कराती थी। वो अपने परिवेश से ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से असंतुष्ट है। मालती का जो घर था वो पहाड़ी इलाका में था, तो उसके आस पड़ोस में भी ऐसे कोई खास लोग नहीं थे कि जिससे वो जाकर के बातचीत भी कर लेते। मालती के घर में बस 3 ही लोग थे, मालती, मालती के पति जो उसके थे महेश्वर, वो डॉक्टर थे, गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। तो वो डॉक्टर थे, तो ज्यादातर वो अपने बीमारी जो अस्पताल होता है अस्पताल में ही बिजी रहते थे। और मालती पूरा दिन घर पर और रहती थी, और उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था टिट्टी। तो इस तरह से मालती का पूरा एक ही काम था, रोज डेली का एक ही काम कि सुबह उठना और घर का सारा काम करना और शाम तक इसी में लगा रहना, और साथ ही साथ बच्चों पर भी
खास ध्यान नहीं देती थी, बच्चा भी उसका रोता रहता था लेकिन उस पर वो कोई खास ध्यान नहीं देती थी। तो सिंपल आपको याद रखना है कि मालती का घर का वातावरण जो है वो नीरस और उबाऊ टाइप का था। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री के पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जो कवित्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना था। वह महत्वपूर्ण खिलौने के रूप में अपने पुत्र को स्वीकार करती है, अतः कवित्री का खिलौना उसका पुत्र ही है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कवित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका खिलौना क्या है, उनके जीवन का महत्वपूर्ण खिलौना क्या है? तो आपको बस एक वर्ड याद रखना और वो वर्ड है कि पुत्र। कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र यानी कि उसका बेटा जो है वही उसका खिलौना है, तो जो कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना है। और है क्यों? क्योंकि देखते होंगे आप लोग कि कोई छोटा बच्चा होता है तो अपनी माँ के लिए और घर के सभी लोगों के लिए खिलौना के टाइप का ही रहता है कि लोग उसके साथ जाकर उसको प्यार करते हैं, दुलारते हैं और उसके साथ खेलते रहते हैं। तो सेम उसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान भी जो है वो अपने पुत्र को, अपने बेटे को एक खिलौना के रूप में समझती है। समझ गए? इस तरह से आप लोग याद रखें। और इसका आंसर तो आपको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, बस एक वर्ड याद रखना है कि कवित्री का खिलौना क्या है, तो उसका पुत्र ही है। और आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग हिंदी और इंग्लिश का जो नोट्स है, गेस क्वेश्चन का नोट्स अभी तक नहीं ले तो आप लोग भी ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, इस गेस क्वेश्चन के पीडीएफ को। जो बच्चे नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें कैसे मिलेगा और इसको कैसे लेना है आपको। तो इसमें आपको मिलेगा कैसे, तो ये आपको आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। और इस पीडीएफ पे रहेगा क्या क्या, तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का जो जितने भी चैप्टर हैं, जैसे इंग्लिश में बात करें तो टोटल 21 चैप्टर है प्रोस और पोएट्री मिला करके, और हिंदी में जो है टोटल 26 चैप्टर है गद्यखंड और काव्यखंड के मिला करके। तो इन सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी चाहे वो लघुतरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और साथ ही साथ आपको मिलेगा पीवाईक्यू। पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। समझ गए? और सेम इसी तरह से आप लोगों को इंग्लिश में भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद रहेगा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद साथ इंग्लिश में स्टूडियो ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा, स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कुछ रहेगा, साथ ही साथ पीवाईक्यू रहेगा। और ये जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस है केवल और केवल 30 रुपए। 30 रुपए में आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है, जिसमें कि हिंदी का संपूर्ण पूरा जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो सारा रहेगा, हिंदी का भी जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ ही साथ पिछला साल में जो पूछा गया प्रश्न है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब लेना कैसे है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को बस 30 रुपए पे कर देना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर भेज देना है, और एक बस छोटा सा मैसेज कर देना हिंदी इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। समझ गए? तो इस तरह से आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही पीडीएफ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है उसको अगर अच्छे तरीके से आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से ही आएगा, और बुक के जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर के, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, सारा का सारा आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए वो जरूर ले लीजिएगा, और जो लोग ले चुके हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, इस पीडीएफ में जितना क्वेश्चन है उसको याद करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रातः काल का नभ कैसा होता है? प्रातः काल का नभ यानी कि प्रातः काल का जो आकाश है वो किस तरह का होता है? तो प्रातः काल का नभ यानी कि आकाश बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ होता है, उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल उस बेला में आकाश की नीले राख के सा उजला है। तो प्रातः काल का जो नभ होता है वो किस तरह का होता है? तो नीले राख, जिस तरह का राख होता है पूरा नीला टाइप का रहता है, जब जो लकड़ी जल जाती है और जो राख होता है जिस तरह से नीला वो हो जाता है, सेम उसी तरह से प्रातः काल का जो राख रहता है, प्रातः काल का जो सुबह रहता है वो आकाश जो रहता है वो बिल्कुल नीले राख के समान दिखाई देता है। समझ गए? प्रातः काल के उस बेला में आकाश नीले राख सा उजला नजर आता है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है जाति, धर्म, रूप, रंग की बाहरी भिन्नता को दरकिनार कर समस्त विश्व की मानव की एकता को एहसास कराना इस कविता के शीर्षक का तात्पर्य है। जन जन का चेहरा है, इसका मतलब यही हुआ कि बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, रूप, रंग, इस सब से बाहरी भिन्नता को हटा करके समस्त विश्व जो है, समस्त वर्ल्ड जो है, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, इसको मानव की एकता का एहसास कराना जन जन की चेहरा एक जो कविता है इसका मतलब होता है, तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी? नारी की जो पराधीनता थी, पतन थी, ये कब से आरंभ हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी जो थी वो घर का काम करने लगी और पुरुष बाहर का काम करने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया। कृषि के विकास के साथ साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो जब से मानव जाति ने क्या किया, कृषि का आविष्कार
किया, खेती का आविष्कार किया। तभी से क्या होने लगा कि जो औरत थी वो घर का तक ही सिमट कर रह गई थी, घर का काम करने लगी थी, और जो पुरुष थे वो बाहर जाकर खेत में काम करते थे, या इसके अलावा बाहर का जितना काम कर था वो कौन करते थे, तो पुरुष करते थे। लेकिन घर का काम जो थे वो केवल और केवल महिलाएं ही करती थी, और घर का जीवन जितना था उसी में सिमट कर महिलाएं रह गई थी। तो याद रखना है कि नारी की पराधीनता, नारी का पतन तब से आरंभ हुआ जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके लिए बस आपको एक लाइन याद रखना है, कृषि का आविष्कार। जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तभी से नारी की पराधीनता जो थी वो आरंभ हो गई थी, शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो एक पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र के, जो स्वाति नक्षत्र का जो बारिश का बूंद होता है, पानी होता है, उस बूंद के लिए तरसती रहती है। चातकी एक पक्षी है जो कि स्वाति बूंद के लिए तरसती है। ये पक्षी स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है, इसलिए वो साल भर स्वाति जल की प्रतीक्षा करती है, और जब स्वाति का जल उसे मिलता है तब उसे ही ग्रहण करती है। इसमें भी कोई खास आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि चातकी क्या है, तो चातकी एक पक्षी है, और वो किस चीज के लिए तरसती है, तो स्वाति नक्षत्र का जो बूंद होता है, स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है और बारिश की जो पहली बूंद होती है उसके लिए वो साल भर चातकी पक्षी जो होती है वो इंतजार करती रहती है, और जब स्वाति नक्षत्र में जल का बूंद उसे मिलता है तो उसे ही वो केवल ग्रहण करती है। तो याद रखिएगा, चातकी एक पक्षी होती है जो कि स्वाति नक्षत्र के जो जल की बूंद होती है उसके लिए तरसती रहती है। तो इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना क्वेश्चन बताएं सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उसमें ये सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जो भी बच्चे अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए जरूर ले लीजिएगा, उसमें जितना क्वेश्चन है अच्छे से अगर उसको कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि करेंगे हिंदी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को।